बताओ नंबर ऑफ आइसोमर्स। सर दूसरे वाले में 6। दूसरे वाले में 6 आ रहे हैं, दूसरे वाले के 6 बता रहे हैं। सबका 6 आ रहा है। हाँ सर। मुझे लगता DU इसमें 1 है तो ठीक है, 6 हो जाएंगे। एक बार F के साथ Cl हो जाएगा, है ना। एक बार इसके साथ Cl हो जाएगा तो EZ बन जाएगा। फिर एक बार F के साथ Br, ठीक है 6 आ रहे हैं। एक बार F के साथ Br और एक बार F के साथ I, और सभी में EZ बता देंगे। सो बाय EZ मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। EZ से बताया अपन ने, ठीक है। सो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ साइक्लिक आइसोमर्स में। साइक्लिक आइसोमर्स साइक्लिक आइसोमर्स आइसोमर्स साइक्लिक आइसोमर्स जब भी बनाना है किसी एक स्ट्रिंग से ही शुरू करना है। या तो 3 मेंबर्ड से शुरू करो या 4 मेंबर्ड, मतलब लार्जेस्ट स्ट्रिंग से या स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग से, उस टाइप से शुरू करना है। कितने बने? 4 शायद सर 5 बने। 5 बने। तो मैं एक बार चेक कर लूं। 5 बने सर मुझे। ठीक है बेटा, फिर अपन एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें DU कितना है? 2 DU है इसमें। तो 3 मेंबर रिंग अगर बनाऊंगा और 4 मतलब एक CH3 ले लेता हूं अपन यहाँ पर। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है ना। ये बन जाएंगे अपन को 3 मेंबर में, ठीक है ना। ठीक है, 4 मेंबर की बात करेंगे तो एक बार अपन यहाँ बना सकते हैं, 2 DU हो गए। और एक बार अपन यहाँ बना सकते हैं, वो भी DU होगा। इसमें भी 2 DU है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही बनेंगे। अब इनमें कोई कायरल सेंटर तो नहीं है और ना ही कोई सिस्ट्रॉन्स है, ना तो सिस्ट्रॉन्स होगा ना ही कोई कायरल सेंटर होगा, इसलिए आंसर 5 ही रहेगा। सो योर आंसर इज 5। ना तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी है और ना ही कोई सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है। दैट इज करेक्ट विल से। सो दैट इज 5 करेक्ट है। डी वाले में कितना है? डी वाले में अपन ज्योमेट्रिकल राइट ना, और ऑप्टिकल सेंटर चेक कर लेते हैं और बता देते हैं अपन कि भाई क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं अपन क्या करना है अपन को। तो इसमें एक स्टीरियो सेंटर ये हो जाएगा जिसमें से 90 बताएंगे, एक ये हो जाएगा जिसमें सिस्ट्रॉन्स बता सकते हैं, और एक ये हो जाएगा जिसमें अपन क्या बता सकते हैं अपन, दैट इज कायरल सेंटर बता सकते हैं। तो 3 हो गए, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा अपने पास। ये बन जाएगा अपने, ठीक है। इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, इसमें सिस्ट्रॉन्स बता देंगे, उसमें से 90 बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मतलब लोन पेयर में आपको इन्वर्जन इफेक्ट पता होगा, लेकिन इन्वर्जन इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन में पॉसिबल है। बाकी किसी थर्ड पीरियड एलिमेंट में इन्वर्जन नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्मॉल बॉन्ड एंगल्स।
सो उसमें कोई लोन पेयर भी अपन एक डिफरेंट अज्यूम करके और फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर, सर ऑक्साइम में इन्वर्जन इफेक्ट नहीं होता है ना? इसमें ऑक्साइम में ऑक्साइड में नहीं होता। ऑक्साइड में कहां से हो सकता है इन्वर्जन इफेक्ट, वहां कायरल सेंटर ही नहीं होता। हाँ इन्वर्जन इफेक्ट सिर्फ तब होगा जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन इफेक्ट पॉसिबल है। ये ऑप्टिकली राइट ना, इसमें रेसमिक मिक्सचर जैसे एग्जिस्ट करेगा, ये भी रेसमिक मिक्सचर जैसे एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी इन्वर्जन इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसे है तो इसमें भी इन्वर्जन इफेक्ट सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन में पॉसिबल है, बिकॉज सेकंड पीरियड एलिमेंट में ना ये बॉन्ड एंगल काफी बड़े बनाते हैं। बॉन्ड एंगल बड़े बनाएंगे तो इस तरफ जो खाली ऑर्बिटल होता है उसका भी साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो ये लोन पेयर कभी स्लिप होके यहाँ आ जाएगा, कभी वहां रहेगा, लाइक दैट, तो इन्वर्ट होता रहेगा। सो सिर्फ अमाइंस में होता है और कार्बोनाइंस में होता है, सल्फर फास्फोरस वगैरह में इन्वर्जन इफेक्ट नहीं होता। तो इसके कायरल सेंटर कितने हो गए? 2 होंगे। कायरल सेंटर 2 हो गए, और नंबर ऑफ आइसोमर्स सर कायरल सेंटर 3 शायद है। देखो भाई, कायरल सेंटर बोल रहे 3 है, मतलब एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और ये वाला मैं चेक करूंगा, ये सर नहीं होगा CH2 ना, है, वो तीनों साइड पे उसके CH2 ही लगे हुए हैं ना उसके। है ना, इसमें CH2 है, इसमें CH2 है, इसमें CH2 है, तो नहीं अगर वो CH2 एक्सटेंडेड हो सकता है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें CH2 है लेकिन इससे CH अटैच्ड है, इसमें CH2 है लेकिन इसमें CH2 अटैच्ड है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अब इसमें CH2 अटैच्ड है लेकिन इसके C से Cl अटैच्ड है, मतलब तीनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर होगा। नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो भाई 3 होंगे, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो 3 होंगे। आप देख सकते हो ना, अगर पहला वाला एटम सेम है ना, ये ग्रुप सेम अटैच्ड है, तो हम नेक्स्ट एटम से बात करते हैं, एक्सटेंड करते हैं ना, जब तक हमें डिफरेंस नहीं मिलता। अगर हमारे पास कोई कायरल सेंटर ऐसे गिवन है तो अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये कायरल सेंटर नहीं होगा। मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इससे CH2 अटैच्ड है, इससे CH2 अटैच्ड है, इससे CH2 अटैच्ड है, तो इसको चेक करो, इससे CH3 अटैच्ड है, इससे CH2 अटैच्ड है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है, और इससे CH2 अटैच्ड है, इससे CH2 अटैच्ड है, मतलब इधर भी CH2 अटैच्ड है, तो अपन इधर CH3 है लेकिन उधर Cl है, तो फिर ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है, तो अपन ने यहां भी यही किया, राइट ना, कि इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, लेकिन ये CH2 से अटैच्ड है, ये वाला CH2, और ये वाला CH2 C से अटैच्ड है, और ये वाला CH2 CH से अटैच्ड है, सभी डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर होगा। तो कायरल सेंटर तो हो गए 3, अब नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ कितने होंगे? सर 8। नहीं, 8 तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों में कुछ भी नहीं होने वाला, ये दोनों तो फिक्स है, इनमें वेजडेस नहीं बन सकता ना, इनमें कुछ नहीं बन सकता वेजडेस, इसलिए इन दोनों को तो भूल जाओ। एक ही ऐसा कायरल सेंटर होगा जिससे अपन DL बता सकते हैं, क्योंकि ये तो अपन जैसे इसमें बोलते हैं ना, अपन कार्बोकटाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि वो कार्बोकटाइन ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये ब्रिज हेड पे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसको अपन सिनेंटी वो नहीं बता सकते ना कि ये दूर जाएगा ये पास आएगा, वैसे कुछ नहीं बना सकते इसमें। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका ज्योमेट्री फिक्स्ड है, इसकी भी ज्योमेट्री फिक्स्ड है। अगर ऐसे होता तो मैं कहता देख भाई, ये कंपाउंड है, इसमें कायरल सेंटर है, इसलिए मैं इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती।
लेकिन इसमें कायरल सेंटर नहीं आएगा क्योंकि वो ऐसे हो जाएगा, इधर CH3 लिखना पड़ेगा, तब अपन कहेंगे ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। इसमें पीओएस हो सकता है ना सर, बीच से काटेंगे तो? नहीं, इधर से ऐसे करोगे तो, हाँ इधर से ऐसे करेंगे POS तो फिर ब्रिज हेड, हाँ तो इसमें पीओएस हो जाएगा, बिल्कुल इसमें पीओएस आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको ना अपन कहीं नहीं ले जा सकते, आगे पीछे ऐसे कुछ नहीं, जैसे इसको बताएंगे ना अपन कि इसका हाइड्रोजन ऐसे तो CH3 ऐसे इस टाइप से, इधर ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, वो ज्योमेट्री फिक्स्ड है। आप तो इसी को बता दो और इसका मिरर इमेज बता दो बस, एक ये, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते वेज टेस्ट में, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते आप वेज टेस्ट में। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना Cl एक बार वेज पे होगा एक बार डैश पे होगा, नहीं भाई वो तो फिक्स्ड है, वही रहेगा बस, इसमें कोई ज्योमेट्री में चेंज नहीं आएगा। इसमें कर सकते हैं आप कि CH3 एक बार वेज पे एक बार डैश पे। सर उसमें चेंज इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा वो ब्रिज हेड पे, तो फिर वेज डैश नहीं बना सकते। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ भाई मैं। और सर चीज पूछने का था, अगर ब्रिज हेड पे कभी सब्स्टिट्यूशन मिला हम लोग को, तो अगर ब्रिज हेड कभी कायरल सेंटर नहीं बता सकते ना हम लोग? नहीं, ब्रिज हेड कायरल सेंटर तो होगा, अभी काउंट किए ना अपन ने 3। नहीं वो ऊपर वाला, हाँ ये कायरल सेंटर है ना, उसके 4 होगा नीचे ना, ना ये भी बीच तो में, ब्रिज हेड था। नहीं यहाँ पे बीच में कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना वो दोनों के, उस कार्बन एटम पे? इस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं उसके ऊपर, वो जो आपने ट्रायंगल टाइप बनाया ना ब्रिज हेड, हाँ, हाँ तो उस पे कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा ना हम लोग को? मतलब Cl को हटा के ना, Cl की बात नहीं कर रहा हूँ सर, उसके नीचे वाला जो कार्बन एटम है ना, 3 कार्बन एटम है ना वो एक लाइन में अच्छा ब्रिज ये हेड वाला, के। नहीं नहीं नहीं, Cl के नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला कार्बन एटम, ये वाला ना, Cl, हाँ नीचे उसके जस्ट नीचे नीचे वाला वाला ट्रायंगल। वो, हाँ वो हाँ वाला। हाँ, तो वहां पे कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा ना? इधर ना, नहीं सर उधर नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो ब्रिज हेड आपने, वाली लाइन जो बीच में ज्वाइन हो रही है सर रिंग के अंदर, हाँ वहाँ वाले उस कार्बन पे ये पूछ रहे हैं। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ। इस हाँ वाले कार्बन, हाँ हाँ कौन हाँ, सा सब्स्टिट्यूशन, इसमें नहीं मिलेगा ना कभी भी वो substitution, हो ही नहीं। कौन सा पूछ रहा है अगर सब्स्टिट्यूशन, उधर सब्स्टिट्यूशन कोई भी हुआ उधर, तो क्या हाँ वो उसको कायरल बोलेंगे? बिल्कुल हाँ बोलेंगे, ये लो दिस विल बी कायरल सेंटर, अच्छा, क्यों नहीं बोलेंगे, और हमें तो 4 उधर के एटम डिफरेंट आइसोमर्स, चाहिए। नहीं आइसोमर्स में हो ना हो वो अलग बात है, हमने तो, आपने कहा कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे क्या, वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल मिलेगा सब्स्टिट्यूशन वहां, अगर मिल सकता है, मैंने तो कंपाउंड बनाया था वैसे, ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई कार्बन के बॉन्ड ज्यादा नहीं होने चाहिए 4 से, बाकी 4 तक तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करो, कहीं भी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ब्रिजेट पे भी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, वहां क्यों नहीं करेंगे, वो तो ऐसे कंपाउंड है, तो कंपाउंड जो बना रखा है आपने वो तो ऐसे बना रखा है ना, ये है ना वो ब्रिजेट, इधर आपने Cl लिख रखा है, इधर आपने H लिख रखा है, और कंपाउंड, दैट इज व्हाट वी हैव, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। हाँ सर समझा। ठीक है ना, सो अपन बता सकते हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये तो sp3 है, बिल्कुल मिलेगा। सो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं अपन को, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते, जैसे हैं बस वैसे ही रहेंगे, ये वाले कायरल सेंटर से बताएंगे अपन। तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एक बार CH3 को उधर कर दे, CH3 को इधर कर लेते हैं, H को उधर कर लेते हैं बस। तो लिखो इस ये और इसका मिरर इमेज, तो एक ही कायरल सेंटर हुआ ना, ये तो अपने लिए पूरा ग्रुप जैसे हो गया, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, मतलब इट इज लाइक दैट कि भाई अपने पास एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ये हाइड्रोजन हो गया है ना, और ये CH3 हो गया, और इसमें 2 बॉन्ड है जो फिक्स है, जिनमें कोई चेंज नहीं आ सकता, एक बार AT ले लेते हैं, एक बार Br ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, तो ये तो फिक्स है ना अपने लिए, तो ये तो इस टाइप से हो गया, तो ये और इसका मिरर इमेज,
ये चेंज नहीं हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे लिख लो, ये रिंग में है, फिक्स्ड है। वो वैसे बना दिया मैंने कि भाई हमारे पास एक ही कायरल सेंटर है, फिर तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते एक बार हाइड्रोजन को इधर लाते हैं, CH3 को इधर ले जाते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, ये और इसका मिरर इमेज। फिर तो वैसे हो जाएगा ना कि भाई एक बार R है, फिर हाइड्रोजन को इधर लेके गए और CH3 को उधर, तो तुमने S बना लिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो और उसका मिरर इमेज, दो आइसोमर्स, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिज हेड पे कुछ भी वो नहीं हो सकता ना, वेजडेस नहीं हो सकते। तो ब्रिज हेड पे कभी भी मतलब आप वेज और डैश नहीं बनाना मेरे ख्याल से, बाकी और कोई टाइप का क्वेश्चन अपन से नहीं आएगा। बाकी तो फिर कंपैरिजन में कि भाई बताओ उनमें कौन से डायस्टीरियोइसोमर्स हैं, कौन से एनेंटियोमर्स हैं, उस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ये आपके नंबर्स। नाउ वी कैन डिस्कस द, अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि भाई हमको ऐसा ऐसा कंपाउंड होगा, ये होगा, वो होगा, उस टाइप से अगर कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं। सर जब हम लोग ऐसे ही नॉर्मल ऐसे मतलब ब्यूटेन वाला जो बनाते मतलब 4 कार्बन कैसे बनाएंगे मेन चेन, अगर इस टाइप से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, तो उसमें अगर अदरवाइज वी कैन डिस्कस कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। हेलो सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आइसोमरिज्म गई आवाज फिर से। सर आवाज आ रही है क्या? कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हमको पता है, हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखना होता है। सर आवाज आ रही है क्या? प्रोजेक्शन, नहीं आ रही है अरे यार ये क्या दिक्कत है यार रोज का। प्रोजेक्शन में आपको बता सर, चुका, चार्ट में लिखो सर, देख लेंगे। ठीक है ना। अभी बोल रहा नो आगे यार, आवाज की क्या प्रॉब्लम। आवाज आ तो रहा है, आ रही आ है रहा है सर? ना? हाँ, ठीक है। तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है। पता इसमें दो चीजें हैं लैपटॉप में, एक है माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो और एक है सीएमएस सिस्टम। कल आवाज नहीं आ रही थी जब वो अपने आप माइक्रोफोन पे आ गया था, तो मैंने सीएमएस सिस्टम कर दिया था। आज सीएमएस सिस्टम था तो आवाज नहीं आ रही, तुम लोग बोल रहे तो मैंने माइक्रोफोन वो हेडफोन ऑडियो कर दिया तो उससे आने लगी, पता नहीं, बस ये चलता। म्यूट हो गया सर, म्यूट हो गया। मैंने कहा ये चलता रहे जब तक अपनी क्लासेस चल रही हैं बस, क्योंकि पूरा साल था ना, लैपटॉप बस चल रही है, चल रहा है मुझे बेचारा। एक चीज पूछनी थी सर ऐसे। बोलो। सर वो ऐसे नॉर्मल हमने ऐसे 4 कार्बन की ऐसे मेन चेन ली और उसमें से हमने सेकंड और थर्ड पे से वेज डैश जब हम करते हैं ना, तो जैसे अभी हम लोगों ने सेकंड वाले पे ऐसे डैश पे एच डाला और थर्ड वाले पे डैश पे एच डाला सपोज। इधर ऐसे 4 कार्बन एटम लिए, इसमें कायरल सेंटर ले लें। हाँ सर, मतलब कायरल ही है सर, दोनों बीच वाले, सेकंड और थर्ड ठीक वाले। है, दोनों बीच वाले लें, चलो ले लें। हाँ, तो हम लोगों ने एक में सपोज डैश पे मतलब पीछे एच डाला और थर्ड वाले पे भी पीछे एच डाला, मतलब डैश पे। तो हम लोग जब उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे ना, तो वो दोनों एच सेम साइड पे ही आना होता है, ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं, उसमें दोनों सेम साइड पे आना जरूरी नहीं, वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे ठीक है सर, समझ। और वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से अपने आप ही आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाते हैं, तभी तो अपन आरएस पढ़ते हैं। चलो सर ये देखते जो हैं। हम लोग ने पढ़ा ना फिक्सड पोजीशन, तो उसमें एक और प्रोजेक्शन होता है ना जो हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, तो वो नहीं हम लोग काउंट कौन कंसिडर सा? करते ना। ये और फिशर वो प्रोजेक्शन ही तो है। हाइगोस प्रोजेक्शन रहता है ना, जिसमें वो हम लोग अल्फा बीटा बता देते हैं। वो तो साइक्लिक रिंग ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट्स ना, हाँ है ना, हाँ पार्नोसाइड्स जो पढ़ते हैं अपन। हाँ हाँ, तो पार्नोसाइड्स तो अलग होगा ना, वो तो डिहाइड्रेशन की वजह से बनता है ना, हाँ, ठीक है सर। वो अपन बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में वी नो दैट कि भाई अपन को ऐसे बनाना होता है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ऐसे बनाना होता है। एक होता है अगर अपन ऐसे बनाते हैं और इधर भी ऐसे बनाते हैं,
तो इसको अपन बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और अगर अपन ऐसे कहेंगे कि ऐसे तो इसको अपन बोलते हैं दैट इज स्टैगर्ड, है ना, ऐसे स्टैगर्ड फॉर्म। अब मैंने ना इन जनरल ले लिया, इसी से अपन ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पर जो ये ग्रुप, जो दो ग्रुप होते हैं ना, दोनों कार्बन एटम, एक पीछे कार्बन एटम है, एक आगे कार्बन एटम है, ऐसे। अब इनमें क्या होगा कि इधर अगर दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है तो अपन क्या करते हैं कि इनके बीच में एक एंगल बनाएंगे अपन, जैसे ऐसे बना, तो अपन कहेंगे ये जो इनके बीच में एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ये इन दोनों के बीच में ऐसे, तो इसको अपन कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। तो जब एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे होंगे ना, तो अपन उसे कहेंगे कि डाइहेड्रल एंगल इज 0, अगर एग्जैक्टली पीछे है ऐसे तो, है ना, तो अपन उसे कहते हैं डाइहेड्रल एंगल इज 0। अगर अपन इसे रोटेट करेंगे तो फिर अपन को पीछे वाला भी दिखेगा, तो फिर वो डाइहेड्रल एंगल जो बनता है ना, वो ये वाले इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, इसी को कहते हैं अपन डाइहेड्रल एंगल। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं कि भाई देखो, ये डाइहेड्रल एंगल ना, इधर जो डाइहेड्रल एंगल होता है उसे अपन क्या करते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो वो 0 आएगा फुली इक्लिप्स फॉर्म। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में अपन क्या लेंगे, ये वाला डाइहेड्रल एंगल लेते हैं, अगर फुली स्टैगर्ड है, या स्टैगर्ड बोल देते हैं अपन, तो डाइहेड्रल एंगल अपन ये वाला लेंगे। और ये वाला डाइहेड्रल एंगल लेंगे तो स्टैगर्ड में हमेशा अज्यूम करेंगे अपन कि आपने एंटी पोजीशन पे लेके आ गए, मतलब 80 को आप इधर ले आए, अगर इससे इसमें बना रहे हो तो अपन इसको इधर लिख देते हैं भाई, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर अपन बोल रहे हैं कि ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर Cl था और यहाँ पर अपने पास H था, तो ये इसका ये स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा ऐसे। तो इसमें डाइहेड्रल एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180, तो अपन उसे स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो अपन क्या कहते हैं कि भाई इसमें ना, ये फुली इक्लिप्स में ये दोनों पास पास होने की वजह से इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें डाइहेड्रल एंगल भी कम होता है, तो अपन कहते हैं उसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि दोनों ग्रुप जो होंगे, नो डाउट अगर बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे अपने पास होता है कि भाई CH3 वगैरह है, अगर दोनों ही बड़े ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है इनमें वन रोल रिपल्शन होगा, ठीक है ना। तो वन रोल रिपल्शन भी होता है, लेकिन हमें डाइहेड्रल एंगल पता चल गया। वन रोल रिपल्शन आपको ऑलरेडी पता है, बट वी करते हैं डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। अब अगर बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे ना, जैसे ये वाला बॉन्ड भी हो गया, ये बॉन्ड्स ना, ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड सभी एक ही प्लेन में, तो इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में भी रिपल्शन होता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उनमें भी रिपल्शन होता है, एंड दैट रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, repulsion between the bonded electron is called torsional strain. So repulsion between bonded electron, that is called torsional strain. ठीक है, तो torsional strain बोलते हैं अपन उसे, हैं। So torsional strain। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर हमें torsional strain बताना है ना, तो सबसे ज्यादा torsional strain तो तभी होगा ना जब वो fully eclipsed form में होगा, ऐसे fully eclipsed form। तो अपन क्या करेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या उसे गॉची फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इधर से होगा, ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में, और इस वाले का रिपल्शन इधर होगा, तो थोड़ा सा रिपल्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से इस प्लेन में इसको रिपल कर रहा होगा, जबकि ये दूसरे प्लेन से इसको रिपल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस वजह से थोड़ा रिपल्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही एक ही प्लेन से इसको रिपल कर रहे होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होता है। तो अपन कहते हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन भी फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म में ज्यादा होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि भाई ठीक है, हमें ये पता चल गया कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। अगर डाइहेड्रल एंगल 0 है तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। सो डाइहेड्रल एंगल अगर 0 है तो टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। So repulsion
in between bonded electrons. So it is maximum when dihedral angle is equal to 0 degree. अगर वो ऐसे होगा तो मैक्सिमम होगा उसमें. So that is dihedral angle. अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई इथेन, जैसे अपन लिखेंगे इथेन के लिए, तो इथेन में अपन को पता है कि भाई इधर ऐसे लिख लेता है, ये इथेन हो गया हमारे लिए, ये फुल इक्लिप्स फॉर्म हो गया, और यहाँ पर अपन ये फुल इक्लिप्स फॉर्म लिख लेते हैं. और इसको 180 रोटेट करेंगे तो 60 रोटेट करो या 180 रोटेट करो, अपन को पता है एक ही बात बनेगी, लेकिन अपन 180 इसलिए लिख रहे हैं, ये अज्यूम करके कि अपन स्टैगर्ड बना रहे हैं. ये तो 60 से ही स्टैगर्ड बन जाता, 180 की जरूरत नहीं थी. मोर स्टेबल है ना, क्योंकि अपन इसे स्टैगर्ड लिखने वाले हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगा. ये इक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल, ठीक है, बाय 3 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है, ये लेस स्टेबल है बाय 3 किलो कैलोरीज पर मोल. तो 3 किलो कैलोरीज मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है इससे 3 किलो कैलोरीज. इसका एनर्जी ज्यादा क्यों होगा भाई? हाइड्रोजन में वंडरवॉल रिपल्शन तो होता नहीं है, तो फिर ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन. अगर एंगल स्ट्रेन गिवन है तब भी अपन बता देंगे. तो एंगल स्ट्रेन तो तब आएगा ना भाई, एंगल स्ट्रेन अपन तब लिखते हैं ना जब मतलब यहां पर वंडरवॉल स्ट्रेन होगा, तो अपन कहेंगे वंडरवॉल स्ट्रेन को दूर ले जाने के लिए अपन को ये दोनों में ही काम करेगा, टॉर्सनल में भी काम करेगा, वंडरवॉल में भी काम करेगा. अगर दोनों CH3 होते तो दोनों में रिपल्शन होता, अगर दोनों CH3 होते तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होता क्योंकि डाइहेड्रल एंगल 0 होता. अगर वो CH3 पीछे वाला दूर जाता तो अपन कहते हैं उसमें डाइहेड्रल एंगल बढ़ेगा तो वंडरवॉल रिपल्शन कम होगा. टॉर्सनल स्ट्रेन में भी यही होगा. अभी दोनों ही बॉन्ड पैरेलल होंगे एक दूसरे से, अगर पैरेलल होंगे तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड विद द कार्बन एटम, या दूसरा कार्बन एटम जो होगा, तो वो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है. तो अपन कहेंगे भाई इसमें ये रीजन क्या है कि ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है. तो उसका मेन रीजन सिर्फ एक ही होता है कि उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन प्रेजेंट. अदरवाइज हाइड्रोजन तो बहुत दूर दूर होगा भाई. आप अज्यूम कर सकते हो ना CH3 में हाइड्रोजन तो बहुत दूर होगा ना. CH3 में भाई बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये तो बहुत दूर है हाइड्रोजन तो, और हाइड्रोजन वंडरवॉल रेडियस में तो नहीं आएंगे. तो फिर रीजन क्या होगा उसके स्टेबिलिटी का कि वो लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ द टॉर्सनल स्ट्रेन. ठीक है, अगर मैं CH3 लिखता हूं सपोज, सर बोलो. सर एक बार वो एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन में डिफरेंस बता दीजिए ना कि मतलब क्या होता है. अब एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो पीछे वाले कार्बन से अटैच्ड है ना, ये वाला हाँ इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो फाई 0 हो जाएगा. हाँ तो फाई 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे. बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे तो इसका भी इससे रिपल्शन हो रहा होगा, इसका भी इससे रिपल्शन हो रहा होगा, तो टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा. हाँ लेकिन अगर ये बॉन्ड ऐसे है और ये बॉन्ड ऐसे है कार्बन से, तो इसका रिपल्शन इधर से होगा, इसका रिपल्शन इधर से होगा, तो थोड़ा रिपल्शन कम हो जाएगा क्योंकि इधर ये भी उसी प्लेन में रिपेल कर रहा है और ये भी उसी प्लेन में रिपेल कर रहा है बॉन्ड से, कार्बन कार्बन बॉन्ड. हाँ तो वो टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ ज्यादा है इससे. हाँ अब इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है. अब इसका अपन चेक कर लेते हैं डायहेड्रल एंगल. ये दोनों अगर एक ही प्लेन में हैं तो इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, 0 बॉन्ड एंगल होगा. हाँ तो एक्चुअल में जब ये थोड़ा भी इधर की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल है, तो जैसे ये बी थोड़ा सा भी इधर को मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि फिर अपन अज्यूम करेंगे भाई बी को आप ऐसे अज्यूम कर लो कि बी जो है वो धीरे धीरे इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होता जाएगा. बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये पहले ऐसे थे, आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा है, मतलब डायहेड्रल एंगल 0. तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो जो कैप है ना, इसके मार्कर के कैप, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनका वंडरवॉल स्ट्रेन भी कम हो रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी. हाँ
क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन में ये इस प्लेन में रिपेल करेगा बॉन्ड को और ये इस प्लेन में रिपेल करेगा बॉन्ड को। तो डायहेड्रल एंगल बढ़ने से वन रोल रिपल्शन भी कम होगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगा। तो सीधी इसमें सीधी सर बात, एंगल, हाँ बोलो। ये तो टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया ना, एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन किसने कहा? नहीं, अभी आपने बोला था ना कि टॉर्सनल स्ट्रेन है और एंगल स्ट्रेन के बारे में कुछ बोला था ना, एंगल स्ट्रेन क्या है? ये है ना डायहेड्रल एंगल स्ट्रेन। अच्छा हाँ ठीक है सर, एंगल स्ट्रेन इज डिफरेंट। हाँ ठीक है। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि भाई चलो एंगल स्ट्रेन बोला है तो उसको ही बता ही देता हूँ। भाई मेरे पास टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है, इससे 4 एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये हटा दें, है ना। इससे 4 डिफरेंट ग्रुप हटा देते हैं, सेम भी हो सकते हैं मैंने कहा और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो सेम ले लेता हूं, ये बॉन्डिंग के लिए 109.28 मिनट्स। इससे कोई भी डेविएशन इसमें होगा तो इसमें एंगल स्ट्रेन होगा। अब 109 को 10 सपोज किसी अपन ने यहां पर क्या कर लिया, एक Cl ले लिया, बाकी हाइड्रोजन ले लिया, तो फिर यहां पर एंगल स्ट्रेन आ गया, क्योंकि अब ये बॉन्डिंग ये नहीं रहेगा, इधर बॉन्डिंग बढ़ेगा, इधर बॉन्डिंग कम होगा, कि वो ज्यादा स्पेस को कवर करेगा। तो यहां स्ट्रेन बढ़ गया, बट बहुत कम बढ़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला बॉन्डिंग। लेकिन ये 109 से छोटा होगा, वो 109.28 मिनट से बड़ा होगा, क्योंकि Cl बड़ा एटम तो बड़ा स्ट्रेन इसलिए बढ़ेगा ना क्योंकि बॉन्डेड एटम से स्ट्रेन बढ़ेगा ना, दो H प्लस H और H से बॉन्डेड एटम। देख, एंगल स्ट्रेन का मतलब है एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंगल विल क्रिएट द हाँ एंगल। खत्म। हाँ सर, अभी जो भी एंगल स्ट्रेन बोलूंगा वो डायहेड्रल एंगल स्ट्रेन है। तो ये आपका डायहेड्रल एंगल है। तो मैं लिख रहे थे कि भाई अगर हमारे पास ऐसे गिवन है तो विल राइट लाइक दिस, ईथेन, अपन ने जो ईथेन लिखा हुआ है, इन ईथेन the staggered form is more stable. Staggered form is more stable, है ना। staggered form जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा than the eclipsed form due to more stable than eclipsed form due to torsional strain। उसका रीजन टॉर्सनल स्ट्रेन होगा बस, क्योंकि इधर वन रोल स्ट्रेन हो गई नहीं हाइड्रोजन से। तो ऐसे ही अगर हम प्रोपेन लिखते हैं, इन प्रोपेन, अगर प्रोपेन लिखूंगा तो ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, बट CH3 और H में, क्योंकि CH3 और H में वहां तो वन रोल स्ट्रेन नहीं होगा, वहां कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि हाइड्रोजन का वन रोल रिपल्शन इधर नहीं होगा अगर सैचुरेटेड कार्बन से। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, मतलब इसकी और स्टेबिलिटी में डिफरेंस होगा क्या? बिल्कुल होगा डिफरेंस, एंड दिस इज लेस स्टेबल देन दिस बाय 3.3 किलोकैलोरीज, बाय 3.3 किलोकैलोरीज। वो क्यों, ये बढ़ क्यों गया अगर वन रोल स्ट्रेन नहीं है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, पहले क्या हो रहा था, इसका sp3 इस ओवरलैपिंग था, अब इसका sp3 ओवरलैपिंग है, तो ऑब्वियसली बात है उसका ऑर्बिटल साइज तो बड़ा होगा। मतलब अभी आप पहले क्या कर रहे थे, आप एक sp3 ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके रिपल्शन बता रहे थे, इस बॉन्ड से pp ओवरलैपिंग को। अभी आप क्या कर रहे हो कि इधर sp3 है और इधर भी sp3 है, वो ओवरलैपिंग बता रहे हो आप, मतलब ये दोनों ही sp3 है,
ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और इधर जो बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन एटम के बीच में वो भी sp3 है, तो क्लाउड बढ़ेगा ना इसका। भाई पहले तो आप sp3 और H मतलब S ओवरलैपिंग था, अभी तो दोनों sp3 ओवरलैपिंग, तो sp3 और sp3 ओवरलैपिंग का क्लाउड बढ़ेगा एज कंपेयर टू sp3 एंड छोटा सा s, तो उसका क्लाउड कम था, तो इसके साथ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था उसमें रिपल्शन भी कम था, मतलब टॉर्सल स्ट्रेंथ भी कम था। अभी क्या होगा, sp3 और sp3 ऑर्बिटल में रिपल्शन होना है, तब तो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने वाला है sp3 ओवरलैपिंग की वजह से। तो फिर अपन कहेंगे यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा, और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसका कम हो गया रिलेटेड टू ईथेन। तो इसमें भी रीजन वही होगा। सो इन प्रोपेन एंड ईथेन, इन ईथेन एंड प्रोपेन दोनों को ही लिख देता हूं, या प्रोपेन अपन लिख सकते हैं। इन प्रोपेन द staggered form is more stable, form is more stable than eclipsed by 3.3 kilocalories due to torsion। अब इसमें मेनली वर्ड भी यूज कर देते हैं क्योंकि उसमें एग्जाम में भी मेनली वर्ड यूज करते हैं, ये सब पूछेंगे हैं अपन क्योंकि डायरेक्टली उसी पार्ट को पढ़ रहे हैं। मेनली ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी पार्ट इन्वॉल्व होंगे कि अच्छा डायहेड्रल एंगल इसमें 0 है, इसमें 180 है, लाइक दैट वो बोल सकते हैं, लेकिन मेनली जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रीजन है, राइट। फिर अपन लिखेंगे अगर ये ब्यूटेन है तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन ब्यूटेन से आते हैं, अपन को ब्यूटेन सारे ही बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो अपन ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं कि ब्यूटेन में काफी डिफरेंस होता है। तो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछने वाला कि 3.3 किलो कैलोरीज, ऐसे कोई वैल्यू नहीं पूछने वाला, वो अपन वैसे ही लिख देते हैं। आपका वैल्यूज कोई नहीं पूछना एग्जाम में, क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे जो भी पूछेंगे, ठीक है ना, और कंसेप्ट पूछेंगे। तो कि किस वजह से मतलब उसमें स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है, उस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे अपन, तो वैल्यूज नहीं पूछने वाला कोई, कितना किलो कैलोरीज इस टाइप से या कितना किलो जूल्स इस टाइप से कोई नहीं पूछने वाला अपन से। तो लेटेस्ट चेक है, ब्यूटेन की बात करते हैं। तो इन ब्यूटेन पहले तो अपन ब्यूटेन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूटेन सर हम ऐसा एज ए रूल याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन और कोई और मॉलिक्यूल हो तो कभी वंडर वॉल नहीं लगता है। अब प्रॉब्लम यह था कि ये बिल्कुल अपन कंफर्मेशन में ये बिल्कुल ट्रू होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे अपन यहां पर लिखते हैं ना, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो अपन इसके इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसके इंटरेक्शन के अलावा कहीं हाइड्रोजन का इंटरेक्शन, कहीं भी हाइड्रोजन में अपन वंडर वॉल रिपल्शन की बात तो नहीं करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं हमेशा। या तो अपन वही बोलते हैं ना, वंडर वॉल रिपल्शन, हाइड्रोजन एटम में रिपल्शन की वजह से इसका ट्रांस कम स्टेबल है इसकी सिस से, हाँ इसका सिस ज्यादा स्टेबल बोलते हैं ना अपन, इसका सिस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इंटरेक्शन है। इसमें नहीं होता, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ना इस टाइप से, तो वो ना एकदम मतलब वैसे अपन गड़बड़ ना करते। कंफर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम, या तो आप ये कर लो कि इसमें नहीं होगा, इसमें वो कंसेप्ट वैलिड नहीं होगा, इसमें इंटरेक्शन होता है, बाकी अपन बोले तो बाकी किसी जगह और नहीं होता, इसलिए मैंने उस बात पर तुरंत एग्जाम्पल दिया कि वही एग्जाम्पल देता हूं ना जो अपन ने पढ़ा हुआ है। बाकी सभी जगह ऑलमोस्ट हाइड्रोजन का तो अट्रैक्शन ही बढ़ा हुआ है अपन ने, बाकी एटम्स में अपन वंडर वॉल रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है ना।
तो अपन ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन में भाई हमारे पास CH3 है, CH है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। अब इसमें कार्बन 1 2 3 4, तो अपन कहेंगे भाई कंफर्मेशन आइसोमर्स किससे बनाने हैं, 1 और 2 कार्बन एटम से या 2 और 3 से बनाने हैं, क्योंकि 1 और 2 से बनाओ या 3 और 4 से बनाओ एक ही बात है। तो सिमेट्री के लिए अपन से हर बार इन दोनों के ही रोटेशन से पूछते हैं कि आप कंफर्मेशंस बना दो, अदरवाइज वी कैन राइट दैट कि भाई कंफर्मेशन आइसोमर्स अपन को किसी मॉलिक्यूल का भी पूछ सकते हैं। आइसोपेंटेन बना दिया और बोला कि बताओ इनमें से कौन सा आइसोपेंटेन होगा, तो वो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लूंगा, बट अभी अपन ब्यूटेन पे फोकस करते हैं। ब्यूटेन में जो 1 और 2 से अगर बनाएंगे अपन, तो अपन को पता है भाई 1 और 2 से अगर आप बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब ये सर्कल अपन छोटा ही बनाएंगे, ग्रुप्स अपन बढ़ाएंगे, इधर CH3 हो जाएगा, इधर H और इधर BH और इधर BH। वो एग्जैक्टली इसमें डायहेड्रल एंगल अपन 0 बताएंगे, डायहेड्रल एंगल। इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। ऐसे 60 डिग्री अपन ने रोटेट किया तो 60 डिग्री से ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये H होगा, ये H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, राइट। फिर और 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो आई गेट लाइक दिस, दैट इज एक कार्बन एटम अपने पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट कर रहे हैं अपन, तो इधर विल गेट द CH3, इधर H होगा, इधर H होगा और इधर भी H होगा, ठीक है, इधर भी H होगा। और फिर इसको रोटेट करेंगे अपन 60 डिग्री तो विल गेट दैट, ऐसे बना देते हैं अपन, इधर CH3 होगा, इधर H होगा, इधर भी H होगा, इधर H होगा, इधर CH3 होगा, ये बन जाएगा। फिर इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद विल गेट दैट लाइक दिस, इधर CH3 है, इधर CH3 आ जाएगा, इधर H आएगा, इधर भी H है, इधर भी H है और इधर भी H। फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो विल गेट लाइक दिस, ये CH3 है, ये H है, इधर H है, इधर CH3 होगा, इधर H होगा। और फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो विल गेट द फुल इक्लिप्स फॉर्म। हमें वापस जो फर्स्ट वाला था वही मिल जाएगा, इधर H है, इधर H है, इधर भी H है, इधर भी H है, ये मिल गया। ये सारे 60 डिग्री रोटेशन है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। तो मोस्टली जो क्वेश्चन अपन से पूछते हैं ना वो मतलब ब्यूटेन से ही पूछते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो बनाएंगे वो ब्यूटेन से ही बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें तो मेनली ये इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स्ड होगा और मेनली ये अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होगा क्योंकि दोनों बल के ग्रुप पास पास है और इसका डोमिनेंस, वंडरवॉल रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंस करता है एज कंपेयर टू द टॉर्सनल स्ट्रेन। सो टॉर्सनल रिपल्शन, अगर वंडरवॉल रिपल्शन है तो अपन टॉर्सनल स्ट्रेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होगा ना, अपन कहेंगे इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या होगा, तो अपन कहेंगे इट इज मेनली ड्यू टू वंडरवॉल स्ट्रेन। सो अनस्टेबल, मैंने ये नहीं कहा कि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, राइट ना। सो अनस्टेबल मेनली ड्यू टू वंडरवॉल स्ट्रेन, बट इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, but also has torsional strain। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा, इसमें टॉर्सनल नहीं होगा, नो टॉर्सनल। टॉर्सनल स्ट्रेन तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड्स पैरेलल हो एक दूसरे से। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा और ये 1 एंड लास्ट वाला तो सेम है। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं भाई, इसमें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये 1 जैसे ही हो गया, 1 हो गया, सेम हो गया, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बताएंगे, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं बताएंगे, इसमें भी नहीं बताएंगे, इसमें भी नहीं बताएंगे, नो टॉर्सनल स्ट्रेन। सो नो टॉर्सनल बट हैज वंडरवॉल। इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन इसमें ही बताऊंगा, अब वंडरवॉल लिखूंगा तो वी गॉट इट कि भाई वंडरवॉल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं।
ये फुली इक्लिप्स्ड है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। जब भी मतलब पैरेलल में होंगे ना बॉन्ड्स तो वहां इक्लिप्स्ड वर्ड होगा। तो पार्शियली क्यों? क्योंकि इसमें फुली इक्लिप्स्ड इसलिए कि मैक्सिमम वन रोल स्ट्रेन इसमें है, इसमें तो मिनिमम होगा। पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये स्टैगर्ड होगा, द मैक्सिमम स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को अपन एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, राइट? तो फुली इक्लिप्स्ड से ये फुली इक्लिप्स्ड बोलते थे अपन, क्योंकि पार्शियली वर्ड भी यूज किया अपन ने। फुली इक्लिप्स्ड से आप किसी भी एक कार्बन एटम को 60 डिग्री इधर रोटेट करो या 60 डिग्री इधर रोटेट करो, दोनों ही केस में अपन को जो बनेगा दैट विल बी गॉची फॉर्म। तो इसको अपन कहेंगे गॉची फॉर्म, ठीक है? इसको अपन कहेंगे गॉची फॉर्म। तो आप राइट में 60 डिग्री जाओ या लेफ्ट में 60 डिग्री जाओ, विल गेट द गॉची फॉर्म। दैट इज द गॉची फॉर्म। तो 60 डिग्री रोटेशन लेफ्ट या राइट में 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो you'll get the गॉची फॉर्म, राइट? ये पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब इसका फुली इक्लिप्स्ड को कोई भी एंगल पे रोटेट करो, इट कैन बी 0.1 डिग्री ऑल्सो, तो उसको मैं स्क्यू फॉर्म बोलूंगा। मतलब डायहेड्रल एंगल इसमें 0 है, उसके अलावा कोई भी एंगल आप बढ़ाओगे रोटेशन से, कोई भी एंगल ले लो आप, उसको मैं स्क्यू फॉर्म बोलूंगा। गॉची फॉर्म सिर्फ 60 डिग्री पे हो सकता है, स्क्यू फॉर्म किसी भी एंगल पे हो सकता है। मतलब मैं 60 पे इसको गॉची के साथ साथ स्क्यू फॉर्म भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो आप, स्क्यू एंड गॉची फॉर्म। लेकिन 60 डिग्री पे आप सिर्फ स्क्यू नहीं बोल सकते, तो स्क्यू बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वहां गॉची फॉर्म इज, वरना हम गॉची को इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? तो 60 डिग्री वाले जो भी होंगे वो गॉची फॉर्म होंगे। आप स्क्यू एंड गॉची फॉर्म बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी भी एंगल पर रोटेट करोगे आप स्क्यू और गॉची फॉर्म बोलोगे। बट अगर गॉची फॉर्म ऑप्शन में है तो फिर उसी को टिक करेंगे, बिकॉज अपन कहेंगे हाँ गॉची फॉर्म पूछा, स्क्यू फॉर्म अलग अलग पूछा, अगर स्क्यू एंड गॉची फॉर्म लिखा है वही हो गया अपने लिए, क्योंकि दो नहीं बोलते। किसी भी एंगल पर रोटेट करूंगा तो स्क्यू फॉर्म है, 60 पे रोटेट करूंगा फुल इक्लिप्स को लेफ्ट राइट या लेफ्ट तो उसको अपन स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो फुली इक्लिप्स्ड rotated to 60 degree, 60 degree at left RHS or LHS, LHS forms गॉची, ठीक है ना? फिर स्टेबिलिटी की अपन अगर बात करेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें लीस्ट वंडरवॉल रिपल्शन और टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टैगर्ड फॉर्म की होगी। स्टैगर्ड फॉर्म भी बोलते हैं अपन इसे, एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो इसमें टॉर्सल स्ट्रेन भी आ रहा है और ग्रुप भी थोड़े पास पास आ रहे हैं। इसमें वंडरवॉल रिपल्शन है नो डाउट, बट देयर इज नो टॉर्सल स्ट्रेन, तो अपन कहेंगे फिर गॉची फॉर्म को स्टेबल मान लेंगे। गॉची फॉर्म, गॉची फॉर्म के बाद अपन पार्शियली इक्लिप्स्ड बता देंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन फुली इक्लिप्स्ड, एंड देन फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड वो बता देंगे। सो आई कैन राइट दैट कि स्टेबिलिटी में अपन ने लिखा, देन वी विल से दैट कि भाई 1 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? 4 का, इस वाले का। उसके बाद अपन ने लिखा 2nd एंड 6, 2nd इक्वल टू 6 लिखा अपन ने। उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड लिखा अपन ने, दैट इज दिस ना, 3rd वन, 3rd एंड 5th, एंड देन इट इज द फर्स्ट वन। ये स्टेबिलिटी आ जाएगा।
तो मिनिमम एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर मैक्सिमम एनर्जी इसका होगा। तो एनर्जी के टर्म्स में सबसे ज्यादा इसका होगा, दैट इज अराउंड 45 किलो जूल्स, मतलब अराउंड इट विल बी 10 किलो कैलोरीज। ठीक है ना? तो इसमें एनर्जी डिफरेंस और स्टैगर्ड में एनर्जी डिफरेंस जो होता है गॉची फॉर्म और इन दोनों में ऑलमोस्ट 45 का डिफरेंस होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वो। किलो जूल्स मतलब अराउंड 10 किलो कैलोरीज का डिफरेंस हो जाएगा। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन दैट स्टैगर्ड एंड पार्शियली ना, दैट विल बी अराउंड 10 किलो कैलोरीज। काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और इन दोनों में इट विल बी अराउंड दैट इज विल से दैट 6 किलो कैलोरीज। वैसे ये बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, गॉची फॉर्म और इसमें याद है उनको काफी है, फुल इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में याद है उनको काफी है। अब इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से? तो अपन कहेंगे ठीक है, एक तो मतलब ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड अपन को ऐसे गिवन होगा कि हमको गॉची फॉर्म गिवन है, तो गॉची फॉर्म को अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? गॉची फॉर्म को अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे किसी एक कार्बन एटम को तो क्या बनेगा? तो अपन देख लेंगे भाई क्या बनेगा। लो भाई, पार्शियली इक्लिप्स बनेगा 180 से। तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछेंगे, या इधर अपन गॉची फॉर्म क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा, वो वही बनेगा 180। 120 दे सकते हैं, 180 दे सकते हैं, 60 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो गॉची फॉर्म है, रोटेट करना है, तो वी कैन राइट दैट कि भाई क्या बनना चाहिए। तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हमको कोई कंपाउंड दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ वो कौन सा मतलब कन्फर्मेशनल आइसोमर है या नहीं है। इसमें अपन से यही पूछेंगे कि भाई कैसे मतलब बताना है, और एनर्जी के बेसिस पे वैसे तो ग्राफ अपन से कुछ पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ग्राफ वगैरह बता सकते हैं कि भाई कैसे ग्राफ बनेंगे। इसमें भी ग्राफ बता सकते हैं अपन, इसमें लोएस्ट एनर्जी किसका होगा? इसका होगा, और हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? इसका होगा। इनके एनर्जीज इंटरमीडिएट बनेंगे तो बना देंगे। तो ग्राफ सर एक बार बताइए ना कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मतलब रहेगा फॉर्म, ऑब्वियसली बात है स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा, बाकी सब नहीं देंगे ना? बाकी सब मतलब रोटेट होते रहेंगे। स्टैगर्ड फॉर्म इसलिए मतलब ये स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ नहीं था, स्टैगर्ड फॉर्म इसलिए रहेगा ना क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है? 10 किलो कैलोरीज लिखा है। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाँ होता है ना रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी वजह से ऑलरेडी रूम में 20 से 22 किलो कैलोरीज ये एनर्जी होती है। 22 मैक्सिमम ले लिया अपन ने, 21 ले सकते हैं अपन कि और सेफ रहेंगे ऐसे अपन। तो अपन कहेंगे अगर 21 किलो कैलोरीज पहले से है रूम टेम्परेचर पे, मतलब इसका इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 10 किलो कैलोरीज ना, तो रूम टेम्परेचर पे तो पहले से है। तो फिर तो फिर अपन कहेंगे अगर पहले से इतना है तो ये तो अपने आप ही इसमें इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। तो फिर ये आइसोलेट कैसे करेंगे फिर स्टैगर्ड फॉर्म? हाँ, तो रूम टेम्परेचर को कम करो, इससे कम एनर्जी लेके आओ तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। इतना टेम्परेचर अच्छा, कम मतलब करो। कम टेम्परेचर पे हम लोग गॉची और स्टैगर भी बोले। हाँ वही, मतलब मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 10 किलो कैलोरी से कम एनर्जी 10 डिग्री पे आ जाएगा, तो 10 डिग्री पे स्टैगर्ड स्टेबल हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। फिर वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें कन्वर्ट होने के लिए उसे 10 से ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाँ फिर सर। इनको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो आइसोलेट फिर कैसे हुए? तो इनको आइसोलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं इनको आइसोलेट, तभी तो पढ़ रहे हैं। इनमें रूम टेम्परेचर फ्री रोटेशन है, इसलिए अपन इनको कन्फर्मेशनल में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, अगर मेरे पास सिस गिवन है, सपोज कर लेते हैं अपने पास सिस गिवन है और मुझे इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, ये अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा। पहले आप बॉन्ड को ब्रेक करो, पाई बॉन्ड अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ये रोटेट होगा और उसके बाद वापस आप टेम्परेचर को कम करो तो वो बनेगा। मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते इजीली सिस ट्रांस, वैसे ही डी और एल आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते इजीली। आपको डी और एल को इंटर कन्वर्ट करने के लिए 450 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, इसलिए अपन इनको बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स।
इनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, वो अपने आप नहीं होते, ये अपने आप हो जाता है रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दे आर कन्फॉर्मेशनल एंड दे आर कॉन्फ़िगरेशनल। तभी हम कहते हैं ना कि इसको 2 आइसोमर काउंट करना, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है, क्योंकि मैं दोनों में से कुछ भी बना सकता हूं और वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि अगर मुझे 2 ब्यूटीन गिवन है तो मैं उसको 2 काउंट करूंगा सिस और ट्रांस। आप बता दो कैसे, क्योंकि वो आपस में कन्फिगरेशनल आइसोमर्स है, वो कन्वर्ट नहीं होते इजीली। सर वो डीएल इंटर कन्वर्टेबल नहीं है मतलब? नहीं, डी से एल में इंटर अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कम से कम टेम्परेचर, मतलब कम से कम एटलीस्ट 80 किलो जूल्स के आसपास एनर्जी चाहिए। अगर हम लोग लाइट का प्लेन बदल दे तो फिर हो सकता है ना पॉजिटिव? नहीं, लाइट का प्लेन कैसे बदलोगे? लाइट हमसे पूछ के थोड़ी जाएगा कि भैया हम इस प्लेन से जा रहे हैं, बताओ क्या करें। हाँ वो इसलिए तो बोलते हैं अपन कि एक्सपेरिमेंटली काउंट कर सकते हैं, अपन ऐसे नहीं बता सकते स्मॉल डी स्मॉल एल, क्योंकि सर लाइट अगर हमसे पूछने ऐसा वाला नहीं पूछा है। कि कॉन्फर्मेशंस की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है कि नहीं, तो उसका क्या होता है? उसमें अपन बताएंगे ना, दे आर हाईली स्टेबल, दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड, दे कैन बी इजीली इंटर कन्वर्टेड, दे हैव फ्री रोटेशंस, उसमें फ्री रोटेशन नहीं है, दे हैव फिक्स्ड रोटेशंस, राइट। सो उनके डाइपोल मोमेंट डिफरेंट होंगे, इनके डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। स्टैगर्ड फॉर्म तो सुमित, अगर मैं विद इन कॉन्फॉर्मर्स ही पूछ रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा ना, वेट करो ना, अभी अच्छा वही उसी पे आने वाला हूँ, अच्छा उसको ही तो धीरे धीरे उसी पे आने वाला हूँ कि मैं मतलब और क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कौन सा। अब ना अपन मतलब इसमें जैसे CH3 वगैरह आपने लिखा ना, तो अपन बता सकते हैं इसमें कि मतलब CH3 की जगह अगर दूसरे कोई एटम लिखेंगे, ET वगैरह लिखेंगे, तो अपन उसमें भी बता सकते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, अपन को सब पता चल गया है। सर एक क्वेश्चन आया था कि पेंटेन वाला आया था, तो पेंटेन का भी ऐसे ही बताएंगे ना कंफर्मेशन है तो? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, पहले मैं इनके कंसेप्ट बता दूं ना, उसके बाद मैं सारे टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लूंगा ताकि अपन को कोई डाउट ना हो। एक मिनट, मतलब मैं ना पहले इससे सारे क्वेश्चन पूछ लूँ। अपन क्या करेंगे, जैसे ये गिवन है अपन को, तो वो अपन से पूछेंगे कि देखो भाई, यहाँ पर मुझे ये गिवन है और यहाँ पर मुझे ये गिवन है, ठीक है ना। मुझे बताया गया कि ब्यूटेन एग्जिस्ट इन, मेनली एग्जिस्ट इन 2 conformers, mainly exist in 2 conformers, 2 conformers, है ना। तो एक होगा स्टैगर्ड और एक होगा, मतलब अपन बताएंगे मेनली एग्जिस्ट इन 2 conformer। एक तो गॉची फॉर्म होता है और एक स्टैगर्ड होता है, क्योंकि इसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें भी टॉर्सनल स्ट्रेन है, इसमें भी टॉर्सनल स्ट्रेन है, ये दोनों काफी अनस्टेबल होते हैं, तो मेनली इन दोनों में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये तो एंटी फॉर्म बोल दिया अपन ने, तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड बोल देते हैं अपन, या मतलब इस टाइप से पार्शियली एंटी फॉर्म इसको बोल सकते हैं। जैसे इसको पार्शियली आपने इक्लिप्स्ड फॉर्म बोला, मतलब इन दोनों में ना पैरेलल थे ना बॉन्ड, तो अपन पार्शियली वैसे बोल सकते हैं। तो इसको पार्शियली इक्लिप्स बोल सकते हैं, तो अगर इसको एंटी तो पार्शियली एंटी बोल दो, या पार्शियली स्टैगर्ड बोल दो इसको। गॉची फॉर्म इज कैन बी अ पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म आल्सो। सो mainly exist in 2 conformers, Gaussian and staggered and staggered। अब मुझे गिवन है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो स्टैगर्ड ही है, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है अपन को, है ना, मुझे स्पेस ही मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। The mixture generally contain these two have a dipole moment of 1 dy, ठीक है ना, mainly contains the dipole moment of 1 dy। If the mole fraction of staggered is suppose कर लेते हैं ये अपन को गिवन है, that is 0.8,
then calculate the dipole moment of Cauchy form. ये अपन को given है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मेनली ये दोनों हैं तो अपन डाइपोल मोमेंट, और अपन को गिवन भी है, सपोज अपन मैंने आपको दे दिया, द डाइपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ना, द टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू, ऐसे गिवन है, दैट इज मोल फ्रैक्शन और डाइपोल मोमेंट है, mu is the dipole moment so of Cauchy and ये ऐसे गिवन है, ये x is a mole fraction, mu is a dipole moment, और I का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो। तो अपन ने समेशन ले लेना है दोनों का, तो अपन कहेंगे भाई देखो म्यू टोटल विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू समेशन लेना है, तो अपन लिखेंगे म्यू ऑफ गॉची फॉर्म x ऑफ गॉची फॉर्म प्लस म्यू ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म एंड x ऑफ एंटी फॉर्म भी लिख सकते हैं अपन, स्टैगर्ड भी लिख सकते हैं उसको, है ना, सो स्टैगर्ड ही लिख लेता हूं मैं, स्टैगर्ड फॉर्म। तो अपन को ये तो पता है कि भाई ये 1 होगा, टोटल मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ये गॉची फॉर्म में म्यू मुझे कैलकुलेट करना है और ये मुझे गिवन है 0.2, ये स्टैगर्ड फॉर्म 0 होगा और ये मुझे गिवन है 0.8। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट ना, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डाइपोल मोमेंट 0 ले लिया। तो फिर क्या बचा अपने पास, तो अपने पास आ गया भाई म्यू विल बी इक्वल टू 1/0.2, 10/2 मुझे पता चल गया, ये कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/0.2 है ना, ठीक है, तो 1/0.2 आ रहा है बिल्कुल, ये तो 0 हो गया, सो म्यू ऑफ Cauchy फॉर्म विल बी इक्वल टू, दैट इज 1/0.2, 5 हो गया अपने पास, दैट इज लाइक दैट वी कैन राइट, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन से डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर डाइपोल मोमेंट है तो ऐसा दे दो आप, तो मैं बता दूंगा, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसमें डाइपोल मोमेंट है, अगर डाइपोल मोमेंट है तो पोलैरिटी है, पोलैरिटी है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अगर आप पूछोगे कि दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका है बॉइलिंग पॉइंट, द पोलैरिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली बात है, मेल्टिंग पॉइंट अपन कहेंगे इसमें तो सिमेट्री ज्यादा है, पैकिंग ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में डिफरेंस होता है। बॉइलिंग पॉइंट अपन कहेंगे मेल्टेड फॉर्म में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो अपन लैटिस एनर्जी की बात करेंगे, फिर हमें लैटिस पॉइंट की बात करनी है, और लैटिस एनर्जी क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है। अगर क्लोज पैकिंग अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है, अपन बताएंगे कि क्लोज पैकिंग अच्छा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो उस टाइप से मैं फिजिकल बता सकता हूं, आपको बताना पड़ेगा ऐसे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट, या अपन से कैलकुलेशन में यही पूछ सकते हैं डायरेक्टली, इस टाइप से क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड, या कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि भाई इधर से सीएल ले लिया दोनों लाइक दैट। लेकिन सीएल में एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें सीएल होता, इधर भी सीएल होता, तो CH3 का साइज Br के बराबर होता है, 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास। अब ये वैल्यूज मतलब अपन को ना, मतलब जनरली तुमको वो नहीं रहेगा याद, लेकिन मुझे ये सारी बातें याद रहती हैं कि भाई सीएल का साइज जो होता है वो CH3 से छोटा होता है, सीएल का साइज जो होता है वो CH3 से छोटा होता है, लेकिन अपन से इतना मतलब गड़बड़ नहीं करेंगे, वो अपन को मतलब परेशान नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। ये तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट था, आपको ऐसे कुछ गिवन होगा, यू आर एबल टू कैलकुलेट, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों ग्रुप सेम अटैच्ड है तो एंटी फॉर्म में ऑलवेज डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो मैं इसको हटा रहा हूं, फिर है क्वेश्चन को हटा रहा हूं, जनरली दोनों ही रहते हैं, मेनली रूम टेम्परेचर पे जो आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं वो गॉची फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म ही होता है, वो अपन को गिवन भी होगा क्वेश्चन में इस टाइप से, तो अपन को बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। सीएल में ना अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल गॉची फॉर्म होगा, फिर स्टैगर्ड, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुली इक्लिप्स्ड और फिर फुली इक्लिप्स्ड। गॉची फॉर्म क्यों,
तो अपन कहेंगे इसमें ना इनके जो वंडरवॉल रेडियस है ना वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, वो थोड़े दूर रहते हैं, तो इसमें वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है 60 डिग्री रोटेशन में। तो इसमें क्या होता है, इसका जो डाइपोल बनेगा ना और इसका जो डाइपोल बनेगा ना क्लोरीन का, उसमें वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है। यहां नो डाउट रिपल्शन नहीं है तो अट्रैक्शन भी नहीं है स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन क्लोरीन में देयर इज अट्रैक्शन क्योंकि उनके वंडरवॉल रेडियस ओवरलैप नहीं करते आपस में, जो आपने रियल गैस में पढ़ा। भाई रियल गैस में अपन को पता है ना, गैस पार्टिकल अगर बहुत दूर है, अगर गैस पार्टिकल बहुत दूर है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। जब धीरे धीरे पार्टिकल पास आता है तो एक पॉइंट पे अट्रैक्शन शुरू होता है, फिर अट्रैक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक बार एक जगह आएगा मैक्सिमम अट्रैक्शन है, उसके बाद रिपल्शन शुरू हो जाता है, और एक जगह रिपल्शन अट्रैक्शन इक्वल होता है और उसके बाद फिर रिपल्शन डोमिनेट करता है अट्रैक्शन पे। ये अपन ने पढ़ा हुआ रियल गैसेस में। तो यहां पर जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में Cl में अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। CH3 का साइज Br के ऑलमोस्ट बराबर होता है, दोनों ही 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास, लेकिन Cl का साइज छोटा होता है Br से, सो CH3 से। CH3 होता तो वंडरवॉल रिपल्शन होगा, Cl में नहीं होता। अब ये पार्ट में अगर हाँ, लेकिन Cl के अलावा आप बाकी कहीं और कुछ सोचना नहीं, किसी और न्यूट्रल ग्रुप में। ये Cl के अलावा तभी पॉसिबल है अपन कहेंगे ऐसा जो अपने पास ऐसे गिवन है। Cl के अलावा तभी पॉसिबल है जो अपने पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना है वंडरवॉल रिपल्शन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना है वंडरवॉल रिपल्शन से। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो भी गॉची फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड से। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, है ना। गॉची फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देयर इज वंडरवॉल रिपल्शन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेट करता है, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अट्रैक्शन से जितना एनर्जी लिबरेट होता है, रिपल्शन से उतना एनर्जी बढ़ता नहीं है, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे ज्यादा बढ़ेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन हमेशा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू वंडरवॉल रिपल्शन। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके अलावा सिर्फ Cl में ही आता है इसे बताना, मतलब जो मैंने बताया बस वही बताना, बाकी जगह नहीं बताना, इससे ज्यादा अपन से पूछेंगे नहीं। सर टॉर्शनल स्ट्रेन स्टैगर्ड में कम रहेगा, ज्यादा रहेगा ना गॉची फॉर्म से? दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि दोनों में पैरेलल नहीं है बॉन्ड्स। मैंने तुमसे कहा था स्टैगर्ड कि में तो एक ही बॉन्ड, एक ही प्लेन में ना तीनों बॉन्ड, मतलब हाँ, Cl हाँ, वाला। नहीं स्टैगर्ड में तो मतलब अलग अलग प्लेन में है ना सारे बॉन्ड्स, तो टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे है? नहीं मैं बोल रहा हूँ वो मतलब Cl, C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड, और C और Cl के बीच में सिंगल, ये तीनों बॉन्ड तो एक ही प्लेन में है ना, उन्हीं के बीच में तो टॉर्सनल स्ट्रेन दिख रहे हैं ना। ये तीनों बॉन्ड की बात कर रहे हो तुम? नहीं, हम लोग डायहेड्रल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसा उन तीन बॉन्ड के बीच में, जैसे कि अच्छा, इसमें ये वाला और हाँ CC बॉन्ड और फिर CCl बॉन्ड, हाँ 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 उनके बीच में, लेकिन वहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन अपन नहीं एज्यूम करेंगे ना, इट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन अपन तभी कंसीडर करेंगे जब ये बॉन्ड ऐसे पैरेलल हो, तभी कंसीडर करेंगे तो स्टैगर्ड में भी नहीं रहेगा ना। ना, बात ही नहीं करेंगे अपन। हाँ ठीक है, क्योंकि स्टैगर्ड में तो एक ही प्लेन में आ रहा था ना, इसलिए पूछ रहा था। अबे स्टैगर्ड में कैसे डायहेड्रल एंगल, हम लोग डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री है ना, तो मैं अभी जिन तीन बॉन्ड की बात किया ना, उन तीन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो तीन बॉन्ड तो एक प्लेन में आ गए ना। अरे मैंने तुझसे कहा कि ऐसे होगा तभी आएगा, इसके अलावा थोड़ा भी चेंज होगा तो नहीं आएगा, और अगर ऐसे है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ तो नीचे से ये वाला नीचे वाला बॉन्ड
CC बॉन्ड के बीच में होगा और ये इधर ये से वाला रिपल्शन करेगा, ये इधर से रिपल्शन करेगा, तो उतना रिपल्शन मैटर नहीं करेगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो वी कैन राइट दैट कि भाई स्टेबिलिटी में इस टाइप से अपन को डिफरेंस बता सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि और कोई क्वेश्चंस, क्योंकि अपन बाकी कंपाउंड्स में आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ पूछेंगे कि उसमें सपोज अपन को ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि अपन को ऐसे गिवन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ले लेते हैं अपन, इधर मतलब और भी ग्रुप ले सकते हैं, इधर Cl है, इधर HgCl है, तो फिर इसका भी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगा, Cl और HgCl से इसका भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और यहां पर अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएंगे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। बट मुझे लगता नहीं कि मतलब वो इतना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे क्वेश्चन में, 12th क्लास में अपन से बहुत ज्यादा थोड़ी पूछ सकते हैं, मतलब एक लेवल होगा उनके पूछने का, तो इतना ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बताओ अच्छा क्या होगा ऐसे, तो कन्फर्मर्स में आई डोंट थिंक कि मतलब वो, क्योंकि मरकरी के ये कंपाउंड्स तो होते हैं मरकरी, भाई इथाइल मरकरी क्लोराइड इज अ पेस्टिसाइड, तो कोई कंपाउंड बना लेते हैं क्लोरो इथाइल मरकरी क्लोराइड, तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस टाइप से तो अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो जैसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ मतलब इतना ज्यादा पूछेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा कॉमन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पूछेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन को बताया कैसे, OH F होता तब भी यही करते हैं, NH2 होता तब भी इसी को ज्यादा बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन को बताया OH के साथ इधर कोई भी ग्रुप ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे कार्बन एटम पे अगर प्रेजेंट है, जैसे OH है, तो अपन इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट बी प्रेफर्ड ऑलवेज। So hydrogen bonding always preferred than one-to-one repulsion. Always preferred over one-to-one repulsion. Waltz repulsion. तो एक तो ये पार्ट हो गया, तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे। अब ये बताने की जरूरत नहीं मुझे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बन सकता है और कैसे बन सकता है, बस अपन को एक बात ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना उसमें 5 या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बने, क्योंकि वही ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा अपन से पूछ सकते हैं कि भाई ये Cl वाला पार्ट ध्यान रखना, Cl वाले में क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो जाएगा ना, डाइक्लोरो इथेन ना, वो इजीली पूछ सकते हैं अपन उससे, डाइक्लोरो इथेन अगर है अपने पास तो बताओ उसका कौन सा कंफर्मर ज्यादा स्टेबल होगा, डाइक्लोरो इथेन का, तो विल राइट गॉची कंफर्मर विल बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बाकी पार्ट में चाहूंगा जो अपन से पूछ नहीं सकते उसको बोलो भी मत। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, जैसे अपन को गिवन है which of the following is the following of the following is possible conformer of following is the possible conformer of, we can write that। चलो जैसे आपने कहा आइसोपेंटेन है, तो आइसोपेंटेन में मैं बना देता हूं, आप मुझे बता देना भाई कौन सा पॉसिबल आइसोमर है आइसोपेंटेन का, और अपन लिख लेते हैं भाई ऐसे मुझे गिवन है। पॉसिबल कंफर्मर ऑफ आइसोपेंटेन, ये ऑप्शंस बना लेते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकता है, हाँ डी ऑप्शन पर
that the option is like this. More than one option पूछ सकते हैं. बी और सी. बी और सी. तो तीन और 2 5, ठीक है. इसमें 1 2 3 CH और उसके बाद ये 3 4 5, ये भी ठीक है. इसमें ए वाले में क्या प्रॉब्लम था? ए वाला जो आइसो नहीं है ना. अच्छा, आइसो ग्रुप नहीं है. एक कार्बन है, उससे 3 कार्बन अटैच है. अच्छा, इसमें आइसो है ही नहीं. हाँ. तो फिर बनेगा ही नहीं. ये तो गलत हो जाएगा, है ना. ये तो गलत हो जाएगा इस टाइप से. और इसमें 6 कार्बन आइटम है. अच्छा, इसमें तो 2 6 कार्बन कार्बन आइटम है उसमें. 6 कार्बन आइटम है. तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है. इसके ऊपर क्या करेंगे, एक कार्बन है, आपने एक कार्बन से एक और कार्बन अटैच किया, एक हाइड्रोजन अटैच किया, 2 कार्बन. इसे ना बीच में एक कार्बन हो गया, उसके अंदर कार्बन, उसके अंदर कार्बन, आइसो हो गया तो हो गया. इसमें भी मैं ऐसे ही चेक कर लूंगा पीछे वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से. अपन ऐसे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं. ठीक है. सर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को पूछा कि मेल्टिंग पॉइंट कौन सी कन्फर्मेशन का ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे भाई, मेल्टिंग पॉइंट में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना. स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे अपन कि भाई स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें मतलब मिनिमम स्टैगर्ड, मतलब मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म होना चाहिए, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म. तो बता देंगे अपन. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैं उसको भी एक कोई और क्वेश्चन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप चिंता मत करो, उसको हटा दिया तो फिर उसको दूसरा लेंगे. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और ऐसे गिवन है, तो मैं इसको कायरल बोल सकता हूं, बट दिस इज ए कायरल. ये भी एक कायरल होगा. अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये भी एक कायरल होगा, ये भी एक कायरल होगा, बट ये कायरल होगा क्योंकि इसका मिरर इमेज कहीं से भी सुपरइम्पोज नहीं बन पाएगा. इसका मिरर इमेज सुपरइम्पोज बन सकता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इसका भी बन सकता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट दिस इज कायरल. सो ये वाला कंफर्मेशन मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं कहा क्योंकि कायरलिटी इज नॉट अ कंप्लीट, मतलब कायरल सेंटर होना इज नॉट अ कंप्लीट प्रॉपर्टी टू हैव अ कायरल. मतलब 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. कायरल दैट इज एसिमेट्री. कायरल मतलब नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है, बस. इसके अलावा कुछ नहीं होता कायरल में. देयर इज नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, बस. और कुछ भी अपन कायरल में नहीं पढ़ते. सो इसमें यहां से मिरर लगाओ, यहां से मिरर लगाओ, यहां से, ये इसको रोटेट करके देख लो तो जो भी मिरर इमेज इसका बनेगा वो सुपरइम्पोज नहीं करेगा. इसका मिरर इमेज यहां रख के अगर अपन बनाएंगे तो सुपरइम्पोज कर जाएगा, ये भी सुपरइम्पोज कर जाएगा, ये सुपरइम्पोज कर सकता है. मतलब मैं सिर्फ कायरल बता रहा हूं कि कायरलिटी है इसमें, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है. मैं इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बता रहा क्योंकि कायरलिटी इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो इसको मैं कायरल बोल सकता हूं. तब अगर मैं इसको कायरल बोल सकता हूं तो इसको और इसको, राइट ना. अगर इसको और इसको मैं कायरल बोल सकता हूं तो इसको और इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि अपन कि दे आर कन्फर्मेशनल डायस्टिक आइसोमर्स. कन्फर्मेशनल डायस्टिक आइसोमर्स. तो अपन कहेंगे कन्फर्मेशनल डायस्टिक आइसोमर्स बोलने के लिए
आपको स्टीरियो सेंटर चाहिए जो इसमें नहीं है। तो या तो अपन को कायरल सेंटर चाहिए, मतलब ऐसे होता तो अपन बोल देते ये लो भाई, ऐसे बना लो आप। तो मैं डायस्ट्रिक आइसोमर्स की भी बात कर लूंगा, आप इसको ऐसे बना दो, आप इसको ऐसे बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डायस्ट्रिक, क्योंकि इसमें अपन को पता है ना ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो मैं डायस्ट्रिक आइसोमर्स भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डायस्ट्रिक आइसोमर के लिए या तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होना चाहिए या फिर, क्योंकि स्टीरियो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, आप ऐसे बता दो तो इनमें मैं बता सकता हूँ कि भाई कन्फर्मेशनल डायस्ट्रिक आइसोमर्स हैं या नहीं, ऐसे बता दो। तो इनको बोल सकता हूं मैं कन्फर्मेशनल डायस्ट्रिक आइसोमर्स, दे आर कन्फर्मेशनल डायस्ट्रिक आइसोमर्स। they will be the conformational diastereoisomers isomers। तो स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है, या फिर अपन बना भी सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से डायस्टेरियोइसोमर्स। कैसे? डायस्टेरियोइसोमर्स में अपन ने बताया था ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसको ना 180 रोटेट कर, ओपन कर दो, 180 रोटेट करोगे तो ये इधर आएगा, मतलब पीछे वाले को 180 रोटेट कर देता हूं मैं ऐसे, तो विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसे बनेगा। सर अगर हम आरएस से बता रहे तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशनल क्यों नहीं हुआ, कॉन्फर्मेशनल क्यों हुआ? इसमें नहीं, आपने कंफर्मेशन बता रखे हैं, इसलिए मैं डायस्टेरियोइसोमर्स की बात नहीं कर रहा था ना, आपने लिख रखा है कंफर्मेशन जैसे, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपस में इंटर कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाएंगे, ये एल्केन नहीं है ना भाई। आप प्रोजेक्शन तो मैंने उसमें ही बताया आपको, जब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा रहा था, तब तो आपने नहीं कहा कि सर ये तो न्यूमैन है, ये तो कन्फर्मेशन, मतलब इनमें तो सिंगल बॉन्ड है, इनमें तो रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड में भी रोटेशन तब पॉसिबल है ना जब वहां पर इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर एनर्जी पे डिपेंड करता है ना, कंफर्मेशन पे। इसलिए तो मैंने कहा था कि ब्यूटेन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे अपन का। सर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये दोनों कंपाउंड कॉन्फर्मेशनल डायस्टेरियोमर्स है या कॉन्फिगरेशनल डायस्टेरियोमर्स है, तो आंसर हम क्या देंगे? तो इसमें अपन ने न्यूमैन प्रेडिक्शन लिखा ना, हाँ। तो आप अगर इनको कन्फर्मेशन दोनों नहीं बोल सकता वो कि कन्फिगरेशनल है या कन्फर्मेशनल है, तो अपन कन्फिगरेशनल ही बताएंगे डायस्टेरियोइसोमर्स। क्यों? अगर आपने कन्फिगरेशन यूज कर लिया तो इनमें आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है इजीली। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, नो डाउट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उससे, लेकिन दोनों भी कन्फिगरेशंस हो गए, आपने बना रखे हैं, प्रोजेक्शन बना रखा है ना। आप फिशर प्रोजेक्शन भी बनाते हो, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बनाते हो, आप बैच डेस भी बनाते हो। क्वेश्चन तो मैं इसमें अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही बताऊंगा, राइट ना। तो इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें करेंगे अगर अपन तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे बनेगा। फिशर प्रोजेक्शन इज इन फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाओ, बाद में रोटेट करके चेक कर लेना, दे आर डायस्टेरियोइसोमर्स। भाई अगर ये दिया, मुझसे पूछा बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो क्या करोगे तुम? कायरल सेंटर ढूंढोगे ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ढूंढोगे ना, ये तो ढूंढेंगे अपन। अगर वो सब है तो आप किसी भी प्रोजेक्शन में बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव बताऊंगा, और मैं अभी भी इसको ऑप्टिकली एक्टिव बताऊंगा, है तो इधर टैटिक एसिड, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, राइट। हाँ सर। और अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, naturally occurring tartaric acid is optically active or inactive, is optically active or optically inactive, क्या बताऊं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव?
ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि ज्यादा स्टेबल फॉर्म कायरल है। अपन कहेंगे अगर ये भी होगा नेचर में तो भी ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन वो धीरे धीरे रोटेट करके उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कॉम्पनसेशन। भाई इधर ऐसे अपन कहते हैं ना कि इससे इसमें कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, तो ठीक है ना, इसमें इंटरनल कॉम्पनसेशन अपन तो ये बोल रहे हैं ना नेचुरली अकरिंग, इसका मतलब धीरे धीरे फॉर इयर्स वो धीरे धीरे रोटेट करके किसमें आता जाएगा, सारा का सारा इसमें आएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और वहां पर आपने कुछ लिखा नहीं ना ऐसे स्ट्रक्चर की ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये लिखोगे तो बताऊंगा बना के, लेकिन आपने कहा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो अपन कहेंगे देखते हैं भाई टार्टरिक एसिड में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है, उससे बताऊंगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव बता दो, नेचुरली अकरिंग विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि अगर ये भी होगा तो ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन ये अपने आप रोटेट होता रहेगा ये बॉन्ड, और रोटेट होने के बाद इसमें आता जाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब सर जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा कॉन्फॉर्मेशनल या फिर मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब नहीं, तो उससे हम मतलब नहीं, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की है, इसमें रोटेशन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, दे आर कन्फिगरेशनल। सभी में मिक्स मत करो, जो एल्केन वगैरह अपन ने पढ़े हैं वो उनकी बात मत करो, क्योंकि उनमें कायरल सेंटर ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ स्टैगर्ड और इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स उसी से चेक करेंगे। वी आर नहीं टॉकिंग मैं अबाउट, बोल रहा हूँ उसमें कायरल, हाँ उसमें बोल सकते हैं। तो उसमें कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल रहेगा तो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा तो उसी से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं गिवन है और सिर्फ नाम गिवन है तो बताना, ये नहीं गिवन है। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है उसी से बताना है। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन भी होगा तो भी फिर स्टेबिलिटी देखेंगे ना। स्ट्रक्चर गिवन होगा तो अपन स्टेबिलिटी से बताएंगे भाई अच्छा ये नेचुरली अकर करता होगा। हाँ सर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है क्या, अगर मेरे पास टार्टरिक एसिड है ये गिवन है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है क्या, तो अपन कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आप इसका 50% और इसके मिरर इमेज का 50% ले लो, उसमें मिरर इमेज का 50% डाल दो। अगर आप 50% उसके मिरर इमेज को डालोगे तो फिर मैं कहूंगा दैट इज बिकॉज आपने डाला, तो उसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। आप इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना सकते हो अगर आप इसका 50-50% मिरर इमेजेस ले लो, तो दैट इज अ राइसिमिक मिक्सचर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। राइट, मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है अपन को, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है? हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। उसमें अपन 50% ये, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ना नेचर में, यही तो लुईस पास्चर ने बताया था अपन को कि सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से स्टिक होते हैं। हमें इनको सेपरेट करना होता है पहले। अगर किसी मॉलिक्यूल को हमने नेचर से लेके आए, उसको पोलैरिमीटर में डाला और उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक किया, अगर वो 0 आया रोटेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, बिकॉज वो एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन भी हो सकता है, वो स्टिक हो सकता है ऐसे। पहले आप रेजोल्यूशन करो, इनको सेपरेट करो, और जो एक सेपरेट प्योर आपको मिला उसको अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी फिर चेक करो पोलैरिमीटर में डाल के, अगर 0 आता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, नहीं तो नहीं। देन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एक्सटर्नल और इंटरनल कॉम्पनसेशन से हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट ही बनता है ना? बिल्कुल। ठीक है सर। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, हो गया अपना टाइम। सर एक Next डाउट class था। में। सर एक बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर स्टीरियो सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक बार वो बता दीजिए ना। नहीं, इस कार्बन से दूसरा स्टीरियो आइसोमर बना सकते हैं क्या? इससे दूसरा स्टीरियो आइसोमर बना सकते हैं क्या? बना सकता है, डीएल हो जाएगा ना, कायरल सेंटर है। देख स्टीरियो वर्ड यूज किया ना, तो या तो ज्योमेट्रिकल होना चाहिए या फिर ऑप्टिकल होना चाहिए। तो जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, जो भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है,
तो जिस पार्ट से, जैसे डबल बॉन्ड है, सिन एंटी है, EZ है, जिस पार्ट से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा वो उसका स्टीरियो सेंटर है। जिस एटम से कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा वो उसका स्टीरियो सेंटर है। मतलब स्टीरियो का सर मतलब है, हाँ बोलो। मतलब दोनों चीज देखेंगे हम लोग। हाँ भाई, स्टीरियो सेंटर है तो कायरल सेंटर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, तो जो कायरल सेंटर है वो स्टीरियो सेंटर भी है। हाँ ठीक है सर। सर मेरे को पूछना था कि हम्म, हम लोगों ने, आपने एक बार बोला था ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हैं, फिर डाइपोल मोमेंट और फिर वंडर वॉल फोर्सेस चेक करते हैं ना। हाँ वो तब जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो। हाँ सर वो तो ठीक। तो सर अगर सिस में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ट्रांस में इंटरमोलिकुलर होगी, बिल्कुल मतलब होगी। तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर? जिसका इंटरमॉलिक्यूलर होगा। तो ट्रांस का ज्यादा होगा ना। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। सर इंटर को स्ट्रांग बताते हैं इंट्रा से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सर फिर स्ट्रॉन्ग कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इंट्रा का ही बोलेंगे ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंटर का ज्यादा बोलेंगे ना। नहीं अपन क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है कि भाई इंट्रा में क्या होगा, कि अपन ये कहेंगे कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा तुमने, तो हमें दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने होते हैं, तो उनके बीच के इंटरेक्शन को देखना ना अपन को, इंट्रा को थोड़ी देखना था अपन को। अच्छा हाँ हाँ, वो तो समझा सर। ठीक है ना। अब इंट्रा में क्या होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है वो, तुरंत मतलब वो पास पास होते हैं तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इंटर में क्या होता है कि बाकी फैक्टर्स भी ना फील्ड इफेक्ट टाइप हो जाएगा, कि भाई उस मॉलिक्यूल को उस OH के पास लेके आओ, तब वो उस प्रॉपर प्रोबेबिलिटी हो, सिमेट्री हो, उसके बाद बॉन्डिंग बना पाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है बनने की? इंट्रा की, ओके सर, क्योंकि समझ उसको गया। दूर कहीं थोड़ी जाना है, उसको तो वहीं विद इन द मॉलिक्यूल बना लेना। हाँ सर समझा। और सर एक और चीज पूछना था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना हमें ये कॉन्फर्मेशन में कि एक में CH3 भी दे दिया, एक में OH भी दे दिया और एक में Cl भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता ना वो? नहीं। ठीक है सर। चलो